स्टूडेंट केमिस्ट्री 12th सॉल्यूशन चैप्टर ए पार्ट 3 है। पिछला पार्ट में आप लोगों को बताया गया था आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। पहले आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन बताया गया था कि ऐसा विलयन जो कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते थे, और उसमें एंथैल्पी परिवर्तन और जो आयतन में परिवर्तन होता है डेल्टा V की वैल्यू 0 मानी जाती है। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यदि दो मॉलिक्यूल्स A और B लिया जाए तो A और B के बीच जो लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, AA के बीच लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और BB के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के समान होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर अनादर्श विलयन का डिस्कस करेंगे। क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। करेक्ट। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर ऑल कंसंट्रेशन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करेगी उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। और इस प्रकार के विलयनों का जो वाष्प दाब है राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होगा या तो कम होगा। यदि अधिक है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और यदि कम है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है ग्राफ पर। तो आइए देखिए, इसे नोट कर लेंगे स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ये। देखें, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का फॉलो करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो वह आदर्श विलयन कहलाता है। बट यदि राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करेगा तो ऐसे विलयन को हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं, जैसा कि हमने बताया। और इसमें राउल्ट के नियम द्वारा जो वाष्प दाब होता है उससे ग्राफ रेखाएं या तो अधिक होंगी या तो कम होंगी। ठीक है, तो यदि धनात्मक विचलन करता है तो ग्राफ रेखाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, और यदि ऋणात्मक विचलन शो करेगा तो ग्राफ रेखाएं नीचे की तरफ जाएंगी। और ये ग्राफ रेखाएं प्रदर्शित है, चेक कर लें। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ रेखाएं देख रहे हैं, अब यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन क्या है और निगेटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, इसको ग्राफ के माध्यम से समझिए। देखिए, होता क्या है कि जब दो कंपोनेंट हम लेते हैं अवयव, एक A और दूसरा B हो, तो AB के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AA और BB के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यदि कम है तब तो यह धनात्मक विचलन करेगा और ग्राफ रेखाएं ऊपर की तरफ चली जाएंगी। जो राउल्ट के नियम की जो ग्राफ बताया जा चुका है आपको, ये P1 और ये P2 रेखा का ग्राफ है। टोटल P = P1 + P2 होता है, ये टोटल वाष्प दाब की रेखा है। तो यहाँ पर क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, यहाँ पर ये ग्राफ रेखाएं देख रहे हैं ऊपर की तरफ चली जा रही हैं। राउल्ट के नियम द्वारा जो प्रदर्शित एक ग्राफ रेखाएं पहले से हैं ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर वाष्प दाब अधिक हो जाता है। वाष्प दाब अधिक होने का क्या रीज़न है? देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जब एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B है, अब दोनों के बीच यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल यदि कम लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जो वाष्प दाब है ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा। यानी कि द्रव की सतह को छोड़ करके जाने वाले जो वाष्प है बढ़ जाएंगे, वाष्प बढ़ता जाएगा और वाष्प दाब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कोई बंद पात्र में हम कोई कंटेनर लेते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट या दो वाष्प द्रव रखे गए हैं। ठीक, एक विलेय
और दूसरा विलायक। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है, देखें विलेय ए है मान लीजिए और विलायक बी है, तो इनके बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट यदि कम लगेगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल, तो ये क्या करेंगी, यह जो द्रव की सतह है इसको छोड़ करके द्रव की बूंदें वाष्प में बदलेंगी, वाष्प में बदलेंगी, और ये क्या डालेगा, यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ेगा, इस सतह पर वाष्प दाब बढ़ेगा। द्रव की सतह को छोड़ करके यदि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम है ए और बी के बीच, तो ऊपर जाएंगी, और ऊपर जैसे ही बनती रहेंगी वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो यही है, और इसके जस्ट अपोजिट में यदि इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यदि अधिक होगा तो ऊपर जाने वाली जो वाष्प है कम होगा, कम होगा तो वाष्प दाब कम होगा ऑटोमेटिक। तो जैसे ही वाष्प दाब यहाँ बढ़ेगा तो वाष्प दाब की यह जो देख रहे हैं ग्राफ, यह ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, वाष्प दाब हमेशा इंक्रीज हो जाएगा मोल अंश के समानुपात में, और विचलन जो है यहाँ पर धनात्मक विचलन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अर्थात ए और बी के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहीं कम हो जाएगा, अतः वाष्प दाब बढ़ जाएगा और ग्राफ रेखाएं ऊपर की तरफ शो करने लगेंगी। और इसका एग्जाम्पल होता है कार्बन डाई सल्फाइड और एसीटोन। कार्बन डाई सल्फाइड और एसीटोन के बीच प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं स्टूडेंट। करेक्ट। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। देखें इस प्रकार के ग्राफ को, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देख रहे हैं ग्राफ रेखाएं यानी वाष्प दाब पहले से कम हो रहा है, पहले ये था अब कम हो गया, हर एक ग्राफ रेखाएं पहले से डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर क्या है कि ए बी के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है। अर्थात अभी हमने बताया कि जो ए और बी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच बहुत ही अधिक है, अधिक होने से वाष्प दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और ग्राफ रेखाएं नीचे चली जाएंगी स्टूडेंट, और ये नोट कर लेंगे। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफार्म और एसीटोन। जब नीचे चली आएंगी तो ग्राफ रेखाएं हमेशा ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी। तो ये स्टूडेंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में था। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म ये क्या है, देखें बिलियन के वे गुणधर्म, किसी बिलियन के वे गुणधर्म जो बिलियन के कुल कणों की संख्या और विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। करेक्ट। यदि कोई बिलियन लें तो बिलियन के कुल जो मोल हैं, जो कण हैं, और विलेय के कण, इनके बीच जो रेशियो होगा उस अनुपात को ही हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, जो निम्नवत 4 प्रकार के होते हैं। आइए लुक सीट। देखें बिलियन के वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर। इसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर 1 है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। ये अणुसंख्य गुणधर्म के 4 कैटेगरी हैं। इनका डिटेल में आइए चेक करें क्रमशः। पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। देखें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर
यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब डिक्रीज होना, कम होना। देखिए होता क्या है कि किसी भी विलायक में कोई जब हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो जो पूरा सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है ऑटोमेटिक कम होने लगता है। इसे ही अवनमन कहते हैं। ठीक है, किसी भी ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब हम लोग किसी शुद्ध विलायक में मिला देंगे, किसी सॉल्वेंट में मिला देंगे, प्योर सॉल्वेंट में मिला देंगे, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम होने लगेगा और इसी वाष्प दाब को इसे हम लोग अवनमन कहेंगे। कम होना ही अवनमन कहलाता है। ठीक है, और राउल्ट ने बताया था कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के समान होता है। ऐसा राउल्ट का नियम था। देखें, चेक करें, P1 नॉट माइनस P1 अब बटे P1 नॉट बराबर N2 बटे N1। N2 बटे N1 को हम बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। करेक्ट। और यह अपेक्षिक अवनमन है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यदि टोटल निकालेंगे तो P1 नॉट को हम लोग बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में P1 को हम बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब। घटा करके ये अपेक्षिक अवनमन निकाला गया है। करेक्ट। बराबर क्या होगा, मोल अंश के या मोल प्रभाज के N2 बटे N1 के। यहाँ पर देख लीजिए, P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, और N1 को हम लोग बोलते हैं विलायक के मोलों की संख्या और N2 को बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय यानी जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ उस हम विलायक में मिलाए हैं उसको N2 बोलते हैं। और इस ये जो फार्मूला है इसमें N2 की वैल्यू N बराबर वास्तव में N बराबर होता है W/M यानी विलेय का भार बटे मोलर मास। विलेय का भार बटे मोलर मास का मान यदि हम रखेंगे तो इस फार्मूले में ये फार्मूला निकल करके आएगा कि N2 के लिए हम W2 बटे M2 कर देंगे और N1 के लिए WN बटे M1 कर देंगे। यानी कि विलेय के लिए हम W2 और M2 रखें और विलायक के लिए W1 और M1 रखें। तो ऐसी कंडीशन में वहीं उस फार्मूले में जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये फार्मूला निकल करके आएगा P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बटे M2 इंटू M1 बटे W1। ये पलट जाएंगी और ये फार्मूला प्राप्त होगा और इस फार्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में मिला देंगे, जैसे द्रव में मिला देंगे, तो उसका जो वाष्प दाब है घट जाएगा। विलायक में मिला देंगे तो विलायक का वाष्प दाब पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। और कोई भी चीज़ क्वथनांक का मतलब कि उबलना। वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब पर होता है तभी वह विलयन उबलना शुरू करता है। करेक्ट। अतः हमें और अधिक ताप की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ताप देंगे उस विलयन को वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि पहले का जो क्वथनांक था वह ऑटोमेटिकली, और जब हम हीट देंगे वाष्प दाब तक लाने के लिए, वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी और इसी क्वथनांक में वृद्धि को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। लुक सीट, देखिए जब कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में हम मिलाते हैं, द्रव में मिलाते हैं, तो द्रव का जो वाष्प दाब है पहले से कम हो जाता है। ठीक, अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए और ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक, अर्थात विलयन के क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक का हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। बी फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग टेम्परेचर, डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं क्वथनांक में उन्नयन को। और इसका देखें, डेल्टा टीबी का फार्मूला भी हम निकालेंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, अर्थात ये टीबी को हम लोग बोलेंगे विलयन का क्वथनांक और टीबी नॉट को बोलेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक में से यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक मालूम घटा देते हैं मालूम करके, तो डेल्टा टीबी निकल जाता है। देखें यहाँ पर जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोललता के प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के समानुपाती होता है। यम पढ़ चुके हैं, मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू यम हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के बी, और इस के बी को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। तो क्वथनांक का उन्नयन, इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर वाष्प दाब है। पहले विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक इतना था, टीबी नॉट था, ठीक है, विलायक का। और जैसे ही इसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका जो वाष्प दाब है पहले से डिक्रीज होता हुआ यहाँ आया, इस पॉइंट पर आ गया, करेक्ट। अब जब वाष्प दाब कम हो गया तो इसे वायुमंडलीय दाब तक 1 atm तक लाने के लिए हमको टेम्परेचर यहाँ से स्टूडेंट बढ़ाना पड़ेगा। पहले ये था, अब इतना बढ़ाना पड़ेगा, यानी डेल्टा टीबी ये वृद्धि हो गई इस पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, ये विलयन का क्वथनांक हो जाएगा टोटल, और यह विलायक का क्वथनांक, और जो वृद्धि इतना हुई इसको हम लोग डेल्टा टीबी से नोट करते हैं। ठीक, तो ऊपर के जो फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू यम निकला है, इसमें हम यम की वैल्यू को रखते हैं मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में इंटू 1000, 1000 पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, यम बराबर, इसको फार्मूले के हिसाब से चेक करेंगे तो यन बराबर W/m होता है, करेक्ट। और विलेय के लिए W2/m2 रख देंगे हम उस फार्मूले में। तो यहाँ पर m बराबर क्या होगा, W2/m2 इंटू 1000 अगुणित विलायक का भार। W1 जो हम रखे हैं यहाँ पर विलायक का भार किलोग्राम में रखे हैं, यह m की वैल्यू आई। अब इस m की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुटअप करेंगे, रखेंगे। ठीक, जब इसमें हम रखेंगे तो हमारे सामने फार्मूला प्राप्त होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अब बटे M2 इंटू W1, करेक्ट। जैसे ही रखेंगे ये सूत्र प्राप्त होगा, जिसका हम लोग यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए करेंगे। या फिर इसमें आपको M2 की वैल्यू निकालनी है, विलेय के मोलर द्रव्यमान का मान निकालना है। M2 को विलेय का मोलर द्रव्यमान कहेंगे और W2 को विलेय का भार कहेंगे। W1 क्या है, विलायक का भार किलोग्राम में है, और M2 का मान यहाँ पर हम तिरिये गुणा करके निकाल लेंगे। M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू W1। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।